द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मिड 18th सेंचुरी में अगर हम यूरोप के मैप को देखते तो यूरोप वैसा नहीं नज़र आता जैसा कि आज के डेट में नज़र आता है। आज के डेट में यूरोप की अगर बात की जाए तो आज के डेट में इटली, जर्मनी जैसे जो राष्ट्र हैं वह आपको इंडिपेंडेंट नेशंस के तौर पर जो है वो उभरे हैं, जबकि उस समय जो है वो ऐसा कुछ नहीं था। अगर हम मुख्यतः यूरोप की बात करें तो उस समय यूरोप जो है वो 3 हिस्सों में बटा था। एक सेंट्रल यूरोप होता था, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप। इन 3 हिस्सों में जो है वो अलग अलग किंगडम्स, डायनेस्टी जो है वो शासन करते थे। ये जितने भी किंगडम और डायनेस्टीज थी ज़्यादातर जो है वो एरिस्टोक्रेसी, नोबल्स, सिलर्गी यानी उच्च वर्ग लोगों के ही कंट्रोल वाली थी। इसमें अगर हम सबसे पहले ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो ईस्टर्न यूरोप में जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसे जो है वो क्षेत्र शामिल थे, कुछ इटली के पोर्शंस भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व थे। और इन क्षेत्र में रहने वाली जो कम्युनिटी थी उस कम्युनिटी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस था। लैंग्वेज, कल्चर्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स हर तरह से जो है वो एक दूसरे से भिन्न थे। और इस ईस्टर्न रीजन्स में यूरोप के जो है वो हैब्सबर्ग डायनेस्टी का जो है वो रूल हुआ करता था। हैब्सबर्ग डायनेस्टी के ही कंट्रोल में जो है वो इन क्षेत्र के पूरी लैंड्स मौजूद थी। और इस क्षेत्र में लैंड पे जो काम करने वाले लोग होते थे वो ख़ास तौर पे जो है वो वर्कर्स ना होकर जो है वो स्लेव होते थे, जो डायनेस्टी के अंडर में ही रहकर जो है वो काम करते थे। और यह स्लेव्स जो है वह समय समय पर जो है वो इन्हें पैसा मिलता था, राजा जब चाहता था देता था, नहीं चाहता था नहीं देता था। इस तरह की एक्टिविटी जो है वो ईस्टर्न यूरोप में देखने को मिलती थी। जबकि वहीं अगर हम बात करें कि वेस्टर्न यूरोप में जो है वो सिचुएशन जो थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। वेस्टर्न यूरोप के सिचुएशंस में क्या थे कि वेस्टर्न यूरोप में जो था वहाँ पर भी जो है वो एरिस्टोक्रेसी का ही जो है वो रूल था, यानी ये भी कुलीन वर्ग के ही लोग थे। ये भी अपना एक किंगडम्स बनाकर जो है वो शासन कर रहे थे। इस वेस्टर्न क्षेत्र में, वेस्टर्न यूरोप में जो है वो जितने भी कम्युनिटीज़ थी, जितने भी ग्रुप्स थे जो एरिस्टोक्रेसी से जुड़े हुए थे, ये सारे जो है वो एक दूसरे से किसी न किसी तरह से जो है अटैच थे। हो सकता था कि ये मैरिज रिलेशंस बनाकर डेवलप कर कर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इनकी संख्या जो एरिस्टोक्रेसी थे, इनकी संख्या यूरोप में जो है वो बहुत कम थी, मिनिमम थे, लेकिन इनके पास प्रॉस्पेरिटी यानी धन संपदा और ताकत जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। वेस्टर्न यूरोप में जो वर्कर्स थे यानी लैंड का ज़्यादातर हिस्सा जो था वह एरिस्टोक्रेसी के ही कंट्रोल में था। और इस लैंड पे जो है वो पीजेंट्स और फार्मर्स जो है वो अपना रेंट देकर जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते थे। जबकि इसी दौरान जो है वो मिडिल क्लास का भी ग्रोथ जो है वो देखने को मिलता है यूरोप में। मिडिल क्लास का ग्रोथ जो है वो यूरोप में कैसे देखने को मिलता है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो वेस्टर्न यूरोप था, वेस्टर्न यूरोप इस क्षेत्र में जो है वो आपको फ्रांस, जर्मनी जैसे नेशंस जो है वो मौजूद थे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले जो है वो 70-60s के दशक में यानी 18th सेंचुरी में जो है वो इंग्लैंड में शुरू हुआ था। इंग्लैंड में जो फ्रेंच इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था उस इंडस्ट्रियलाइजेशंस का कुछ असर जो है वो आपको वेस्टर्न यूरोप में भी देखने को मिलता है सेम टाइम में, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में। तो जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उसी दौरान जो है वो फ्रांस और जर्मनी के भी कुछ पार्ट्स में, पूरे फ्रांस जर्मनी में नहीं, कुछ पार्ट्स में जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक नया क्लास और एक न्यू वर्ग जो है वो ग्रोथ करने लगा। न्यू क्लास जो ग्रोथ किया उस क्लास को जो है वो मिडिल क्लास जो है वो नाम दिया गया। तो मिडिल क्लास में ये कौन से लोग थे, तो फ्रांस जर्मनी के वैसे ही लोग थे
जो इंडस्ट्रियलाइजेशंस का बेनिफिट उठाकर जो है वो प्रोडक्शंस ज़्यादा कर कर जो है थोड़ा सा एजुकेटेड हो गए थे, प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा अर्न कर लिए थे, प्रॉस्पेरिटी इनके पास आ गई थी और इनके पास आइडिया थॉट्स जो है वो डेवलप्ड हो गए थे। और ऐसे ही लोगों का समूह जो है वो उभर कर सामने आया, जिसे जो है वो बोला गया मिडिल क्लास जो है वो यूरोप में था।